तो बुक सोर्सेस करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से एक साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। I have known about the initiative by Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan Right. of Civils Daily. Right. So that was the reason, sir, that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकेंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला। तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, बिकॉज़ यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट। तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सब टाइटल्स डालो, तो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा। My greetings to all the aspirants of Engineering Services Examination. My name is Karthikeya Kaushik and I have secured All India Rank 1 in UPSC Engineering Services Exam 2021. First of all, I will like to give a brief introduction about myself. So, I was born in Haryana and brought up in Delhi. I completed my schooling from Delhi in the year 2015 and thereafter I joined Indian Institute of Technology Roorkee for BTech in Civil Engineering. I completed my graduation in the year 2019 and since then I started preparing for the Engineering Services exam. In the beginning I came to Delhi and enrolled myself in one of the coaching institutes, that is IES Master. There I prepared for my first attempt for about 6 to 7 months. My first attempt was Engineering Services 2020. In that attempt, I was not able to clear the exam, but I was able to secure All India Rank 26 in GATE 2020. On the basis of my rank in GATE, I got a job in Indian Oil Corporation Limited, which I left soon after because I decided that I will focus on my second attempt, which is ESE 2021. And because of this single-minded focus, I was able to crack this exam in my second attempt and secure first rank. So I will now share my preparation strategy. I'll first of all start with the very first stage of the exam, which is preliminary. So I cleared the preliminary stage of exam in both the attempts, that is 2020 and 2021. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रिलिमिनरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मैं IES मास्टर अटेंड करता था तो वहाँ पर जो भी मुझे पढ़ाया जाता था सुबह से लेकर शाम तक, उसको मैं अपने घर आकर रिवाइज़ करता था और रिवीजन करने के साथ साथ मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करता था। इसके साथ साथ एक और काम जो मैं रोज़ करता था वो था शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना, और एक नोटबुक मैंने बना रखी थी जिसके अंदर मैं अपने सारे फॉर्मूलाज़ को नोट करके रखता था और उनका रेगुलर रिवीजन करता रहता था। तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी फ़र्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि मेरे पास टाइम कम अवेलेबल था, अराउंड 6 मंथ्स का टाइम मेरे पास अवेलेबल था, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया था विच वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोलिक मशीन्स, RCC एंड स्टील, जो कि मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बट प्रीलिम्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता उनका UPSC के हिसाब से। तो उन टॉपिक्स पे मैंने कम फोकस किया और ज़्यादा फोकस मेरा रहता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, इन टाइप के टॉपिक्स पे, जिनसे हर साल अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी में पूछे जाते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो सिलेबस कवरेज था उसको कंप्लीट रखा। मैंने कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं अपने सेकंड अटेम्प्ट में, और इस वजह से आई वाज एबल टू स्कोर मच मोर मार्क्स देन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पेपर 1 होता है विच इज़ द जनरल स्टडीज़ पेपर, उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में हम लोग जनरली ऑब्ज़र्व करते हैं कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास 120 मिनट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब जनरल स्टडीज़ में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड हमारे इंजीनियर्स का एक स्ट्रॉन्ग
टॉपिक होता है और इसको हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो हर साल पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से और इनको हमें अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आती है बात ऐसे सब्जेक्ट्स की जो कि हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लाइक एथिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ICT, मटेरियल साइंस एट्सेट्रा। तो ये सब जो टॉपिक्स होते हैं इनको पढ़ने के लिए मैं जो भी कोचिंग का पोस्टल मटेरियल होता था उससे पढ़ता था। इसके बाद एक 3000 क्वेश्चन बैंक आता है जनरल स्टडीज़ के लिए, उसके क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करता था। देखिए, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि 100 क्वेश्चंस में से एनी डे 40 to 45 क्वेश्चंस के आंसर ही हम लोगों को पता होंगे। बाकी क्वेश्चंस जो होंगे उनके अंदर हमें गेस वर्क करना होगा या फिर थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंचना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया। हमारे पास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉक टेस्ट ऑफ़र करते हैं, तो उन मॉक टेस्ट को मैंने लगाया। इसके अलावा जितने भी हमारी कोचिंग की पोस्टल बुकलेट्स आती हैं उन सभी बुकलेट्स के अंदर हम लोगों को सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होते हैं, उनको मैं पढ़ता था। उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आई विल से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इंटेलिजेंट गेस वर्क करने की कोशिश कीजिए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के तरीके ढूंढिए। और इस तरीके से आई थिंक आप लोग अटेम्प्ट जो है वो अपना इंक्रीज़ कर पाएंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, बिकॉज़ इतना ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स आउटपुट नहीं मिलता अगर आप टाइम इनपुट करते हैं तो। वहीं अगर आप पेपर 2 को देखें तो वो आपकी टेक्निकल साइड है, वहाँ पे जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पर वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स के फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जो फोकस होना चाहिए दैट इज़ टू गेट 90+ आउट ऑफ 200। अगर आपका इतना स्कोर आता है तो आई थिंक यू आर वेरी सेफ, बिकॉज टेक्निकल में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ आई विल मूव टू द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 में देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आजकल कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट कवरेज के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने का मतलब ये है कि जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एक टॉपिक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन एक और टॉपिक है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी आपको थॉरली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 बार जो हैं वो सारे के सारे अटैम्प्ट ज़रूर करने चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए फॉर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के अंदर जब आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपसे जनरली सॉल्व नहीं हो रहे। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से मार्क करके रखिए और रिवीजन के टाइम पे आप उनको फिर से एक बार देखिए, उनके सोल्यूशन को देखिए या उनको अटैम्प्ट करके देखिए। तो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कवरेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है बात रिवीजन की। देखिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसलिए आपको एक अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी पड़ेगी ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएँ लंबे समय तक। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं जनरली ये करता था कि जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके पास एक शेड्यूल होता है अपनी टेस्ट सीरीज़ का। जनरली जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो सब्जेक्ट बेसिस पे होती हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को एक टेस्ट के फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। तो मैं जनरली ये करता था कि जब भी मेरा टेस्ट होता था उसमें जो भी सब्जेक्ट्स टेस्ट्स में पूछे जाते थे उनको मैं 2-3 दिन पहले रिवाइज़ कर लेता था।
तो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल पे बेस्ड थी। तो आप भी इस तरीके से अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रिवीजन करना कैसे है? तो रिवीजन हमें शॉर्ट नोट्स से करना है। शॉर्ट नोट्स मैं ये बता सकता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको जब आप कोई भी क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद आप घर आके उसको रिवाइज़ करते हैं, तो जब भी आपका कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे कि लेट्स से कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपका एक्सियल स्ट्रेसेस या डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीट होने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना अपने आप में एक रिवीजन साइकिल होता है, और एक बार आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो जिस टॉपिक को प्रिपेयर करने में आपको 1 घंटे का टाइम लगता था उसको अब आप 10 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का ये फ़ायदा होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट से पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शॉर्ट नोट्स में डालनी है। जब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे और सेकेंड टाइम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ऐसे कौन से फॉर्मूलेज़ हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप जनरली भूल जाते हैं, उन्हीं को ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो आपकी जितनी भी वीकनेसेस हैं उन सब का एक समरी होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स। DKT इंजीनियरिंग। अगर आप केवल इंजीनियरिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT इंजीनियरिंग। यहाँ आपको इंजीनियरिंग, खासतौर पर JEE मेन और JEE एडवांस से जुड़े टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, एक बार आपका प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है मेन स्टेज। आजकल अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो स्टूडेंट्स मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट फाइनल है। तो मेंस जो है वो एक गेम चेंजर की तरह आजकल हमारे सामने आ रहा है, और इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर मैं बात करूं अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट की, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 15 to 17 मॉक टेस्ट दिए थे फॉर मेंस, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इनको डबल कर दिया। अबाउट 30 to 35 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे इन माय सेकंड अटैम्प्ट, एंड आई थिंक उसकी वजह से मेरी स्पीड इम्प्रूव हो गई। तो स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास 2 पेपर्स होते हैं 300 मार्क्स के। आपको दोनों पेपर्स में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप 280 प्लस का अटैम्प्ट करें मिनिमम। आपका इनिशियली जब आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो फोकस ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे इतना ज़्यादा आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन जो होगा वो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट द प्राइमरी थिंग इज़ स्पीड एंड अटैम्प्ट। अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स वैसे ही कम मिलेंगे। तो पहली चीज़ हो गई स्पीड को इम्प्रूव करना। स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। सेकेंडली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मेंस एग्ज़ाम के स्पेशली, उनको आपको अटैम्प्ट करना है। और मैं ये कहूँगा कि आप उसके अंदर लास्ट 10 to 15 ईयर्स मत देखिए। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के, भले ही वो 25 हों या 30 ईयर्स पास्ट के आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो सभी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा थॉरो होगी, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे चांसेस होंगे कि 8 में से आपको 8 सारे क्वेश्चंस आते होंगे। और जब आपको 8 में से सारे क्वेश्चंस आते होंगे तो आपके लिए चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अब आती है बात एक्यूरेसी की। तो देखिए, मेंस के एग्ज़ाम में एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा पेपर 1 होता है वो डिज़ाइन सेंट्रिक होता है। उसके अंदर डिज़ाइन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर मैं RCC में बीम डिज़ाइन के क्वेश्चन का एग्जांपल लूँ तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। तो मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था, और शॉर्ट नोट्स में मैं उन सारे स्टेप्स को लिख लेता था कि दीज आर द 10 to 15 स्टेप्स जो कि मुझे फॉलो करने हैं अगर बीम डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है। तो इससे क्या होता है कि जब स्टेप्स आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 20 मिनट्स ले रहे हैं, आप उसको 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का।
इसके अलावा मेंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपको डिज़ाइन डेटा को याद करके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उस डिज़ाइन डेटा को याद करने के लिए भी आप मेंस के लिए स्पेसिफ़िकली शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ कुछ टॉपिक्स का। और मेंस में भी हमारी जो कवरेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम लोग रीसेंट ट्रेंड्स को देखें तो बिल्डिंग मटेरियल्स के जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हो गए, लाइम हो गया, इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर हम लोग देखें आरसीसी में रिटेनिंग वॉल, स्टेयरकेस, वाटर टैंक, ये सब जो नए टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी बना के रखिए, बिकॉज द क्वेश्चन बैंक इज़ लिमिटेड फॉर मेंस। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट देयर। कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे मेंस के प्रिपरेशन में। तो कैलकुलेटर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने 991 ES कैलकुलेटर यूज़ किया था कैसियो का। वो कैलकुलेटर में एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन होता है जिससे हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर को अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर हमारा एक एज हमेशा रहेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करिए मेंस के लिए। आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर एज मच एज़ पॉसिबल। देखिए, एक बार आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट होने से पहले यूपीएससी आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डैफ फिल आउट करवाता है। इस डैफ के अंदर आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, और इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और अगर आपने कहीं पे काम किया है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी डिटेल्स उस डैफ के अंदर कलेक्ट की जाती हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि डैफ को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कीजिए। डैफ फिल करते समय कोई भी ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी केयरलेसनेस रिफ्लेक्ट होती है। अगर किसी मेंबर ने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आपको ग्रिल भी कर सकते हैं इंटरव्यू में एंड यू कैन लूज़ मार्क्स। तो इसलिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो फर्स्ट स्टेप है डैफ, उसको फिल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिसाइजली। इसके बाद आता है प्रिपरेशन फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट को मैं ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है डैफ बेस्ड प्रिपरेशन और दूसरा होता है टेक्निकल प्रिपरेशन। देखिए, जो डैफ बेस्ड प्रिपरेशन होता है उसके अंदर आपको डैफ के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका नाम, आपके नाम का क्या मतलब है, आपके पेरेंट्स का बर्थ प्लेस क्या था, आपका खुद का बर्थ प्लेस क्या था, आपका डोमिसाइल क्या है, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, आपकी बर्थ डेट क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस डेट को कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, तो ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है अपने डैफ के अंदर और उनको फोकस के साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जनरली कुछ भी आपसे वहाँ पर पूछ सकता है। इसके बाद आता है आपके अचीवमेंट्स, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स। तो जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, हॉबीज़ रही हैं, उनके बारे में थॉरली आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के अंदर जो भी आप कॉलेज का नाम लिख रहे हैं, अगर उसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, तो उस केस में आपको उसके बारे में भी प्रिपेयर करके अच्छे से जाना होगा। आई कैन टेक माई एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा कॉलेज IIT रुड़की है। IIT रुड़की के आसपास बहुत सारे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं अच्छे से जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स का टॉपिक है, डैम्स का टॉपिक है, स्पिलवेज का टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो सेकंड स्टेज आता है वो है हमारा टेक्निकल प्रिपरेशन। तो देखिए, टेक्निकल प्रिपरेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। इसलिए लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट इज़ ऑल अबाउट लक। उस दिन आपको कौन सा पैनल मिलेगा, कौन सा पैनल के अंदर जो मेंबर्स बैठे होंगे वो कौन होंगे, तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में रिवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, आपको अपने टेक्निकल प्रिपरेशन पे फोकस करना है। देखिए, इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो बहुत सिंपल हों,
ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हों और आपको नहीं आते हों, बट द थिंग विच दे आर ट्राइंग टू जज देयर इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप एक्सट्रीम सिचुएशंस जो प्रेशर सिचुएशंस हैं उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करते हैं बैठ के और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। सो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि टेक्निकल क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पाए तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। इंटरव्यू के अंदर अगर आप आई डोंट नो भी बोल रहे हैं तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यूज़ को देना बहुत बेनिफिशियल रहता है। मेरे पहले अटैम्प्ट में मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था और बिना किसी प्रैक्टिस के मैं गया था बिकॉज आई वॉज एट ट्रेनिंग इन IOCL। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैं 2 मॉक इंटरव्यूज़ दे के गया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हुआ। जो मेरे वीक एरियाज़ थे उनको मैं आइडेंटिफाई कर पाया, उनको इम्प्रूव कर पाया। अब आती है बात सॉफ्ट स्किल्स की। तो देखिए आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपकी जो फेस पे स्माइल है वो किस तरीके की होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि वहाँ पर जज किए जाते हैं। तो जब आप मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो 4-5 पैनल मेंबर्स बैठे होंगे वो आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर जज करके आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। उस फीडबैक को यूज़ करके आप अपनी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड एंड प्रिपेयर हार्ड, प्रिपेयर वेल। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। थैंक यू।